गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले दिन एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन सीखे थे, ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को हम लोग आज सीखेंगे। इसको भी ग्राफ बना करके इसको हल करने की विधि जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सीखें कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो हमें एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का हल हम लोगों को ज्ञात करना है। इसमें दो चरों में हमें मानना पड़ेगा, इसमें दो चीजें दी गई हैं, एक पेंसिल और दूसरा कलम। तो पेंसिल को हम x मान लेते हैं और कलमों का मूल्य को y मान लेते हैं। और फिर प्रश्न के अनुसार ये चूंकि 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा, 7 कलम है तो 7y हो जाएगा। फिर दोनों का कुल मूल्य अर्थात दोनों को जोड़ देंगे, बराबर में 50 लिखेंगे। जस्ट इसी के जैसा 7x हो जाएगा और इसका 5y हो जाएगा, और फिर दोनों को जोड़ेंगे और 46 रुपया लिखेंगे। तो यहां लिखते हैं कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। प्रश्न से 5 पेंसिल है तो 5x, 7 कलम है तो 7y और बराबर में हमारा 50 रुपया हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 7 पेंसिल के लिए 7x और 5 कलम के लिए 5y होगा और टोटल मूल्य हो जाएगा 46 रुपये। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए इसके लिए हमें सारणी चाहिए। तो एक टेबल इसका बना लेते हैं। पहले समीकरण फर्स्ट समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50। एक चीज यहां ध्यान देते हैं कि हमें ऐसी संख्या टेबल में लेकर आनी है ताकि उसको आसानी से हम ग्राफ पर दिखा सकें। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि 7y को उठा के उस तरफ करेंगे, पक्षांतर करेंगे। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि 5x बराबर 50 माइनस 7y। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर 5 है तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, बटा 5 जाएगा। तो 5 से हम इसको पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके टेबल में। y का मान यदि हम 0 रखें तो लिख सकते हैं कि x बराबर ऐसे, यदि y बराबर 0 तो x बराबर लिख सकते हैं 50 माइनस 7 गुणे 0 बटा 5। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 0 बटा 5। 50 में 0 घटाएं तो 50 ही होगा और 5 से इसको कटाएं तो 10 होगा। तो यहाँ 10 लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम 5 का गुणज यहाँ कोई भी रखते हैं तो यह संख्या कट जाएगी। तो मान लीजिए हम 5 रख देते हैं, y के स्थान पर 5 रख देते हैं। तो x बराबर लिख सकते हैं 50 माइनस 7 गुणे 5 बटा 5।
50 माइनस 35, 7 5 35, बटा में 5 घटाएंगे तो 15 बटा में 5, 5 से इसको घटाएंगे तो 3। ठीक इसी तरह से हम 5 के गुणज y को ले रहे हैं ताकि यह पूर्णतः कट जाए। तो y का हम यहाँ 0 लिए हैं, 5 लिए हैं, हम 10 ले लेते हैं। यदि y बराबर 10 तो x बराबर लिख सकते हैं 50 माइनस 7 गुणे 10 बटा 5। तो 50 माइनस 7 में 10 का गुणा करेंगे 70 बटा में 5, घटाएंगे तो हो जाएगा 20 बटा में 5, 5 से इसको घटाएंगे तो 4, अर्थात हो जाएगा -4, अर्थात -4 यहाँ ले सकते हैं। तो सारणी फर्स्ट हमारा तैयार हो गई। अब हम लोग सेकंड समीकरण के लिए सारणी बनाएंगे। इसको पहले आप उतार लें ताकि मैं इसको मिटा दूं। ये सारणी की जरूरत है, हम लोग ग्राफ में इसका यूज करेंगे। ये यहाँ लिख देते हैं, ये समीकरण फर्स्ट के लिए है। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकंड से। तो सेकंड में भी हम देख रहे हैं कि 5 इसमें भी है, तो 5 को इधर रहने देते हैं और 7x वाले को उधर कर लेते हैं ताकि आसानी से हम इसको कटा पाएं और पूर्णांकीय मान प्राप्त हो सके। यदि पूर्णांकीय मान प्राप्त नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग उसको पॉइंट में भी दिखा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि पूर्णांक में मान प्राप्त हो ताकि हम लोग ग्राफ को आसानी से बना पाएं। तो आइए देखते हैं इसमें सेकंड समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 46। आगे लिख सकते हैं कि 5y बराबर 46 माइनस 7x। हमने इसका पक्षांतर किया, 5y को मुझे इधर रखना है, तो लिख सकते हैं कि y बराबर 46 माइनस 7x बटा में 5। अब x के स्थान पर हम लोग कुछ मान रखेंगे। यहाँ पर हम सारणी बना देते हैं इसे, इसी में मान को रख दिया जाएगा x y। अब इस बार x का मान रखना है, तो हम लोग इसमें कोशिश करें ताकि एक पूर्णांकीय मान हम लोग को प्राप्त हो। तो हमें लग रहा है कि यदि हम यह -2 ले लें, x के स्थान पर यदि -2 लें, तो यहाँ -2 ले तो शायद यह कट जाएगा। देखते हैं कि यदि x बराबर -2 तो y बराबर 46 माइनस 7 गुणे -2 बटा 5। तो 46, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 बटा में 5। 46 से 14 जोड़ेंगे तो 60 बटा में 5। 5 से इसको घटा के 12 लिख सकते हैं। ये आ गया आपका 12। और देखते हैं, हाँ 5 यदि रख देते हैं, 5 3 रख देते हैं। यदि यहाँ पर हम लोग 3 रख देते हैं, इधर बना लेते हैं। यदि x बराबर 3 तो y बराबर 46 माइनस 7 गुणे 3 बटा 5। तो 46 माइनस 7 में 3 का हम गुणा करें तो 21 आएगा, और 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 बटा में 5। तो इसको हम कटा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो हम यहाँ 5 लिख सकते हैं। एक और मान देखते हैं, एक और कोई मान यहाँ पर हम लोग कोशिश करके रखते हैं ताकि यह कट जाए, और नहीं भी कटे तो हम लोग दशमलव में भी लेके आएंगे तो कोई बात नहीं है। तो आइए हम लोग यहाँ यदि हम लोग x के स्थान पर, यदि x के स्थान पर हम लोग 0 रखें, यदि x बराबर 0 तो
y बराबर लिख सकते हैं 46 माइनस 7 गुणे 0/5। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 46/5 हो जाएगा और 5 से इसको कटाते हैं तो 5 नवा 45, 1 से आएगा 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, 5 दूनी 10, इसको 9.2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 9.2 लिख लेते हैं। तो इसको आप बना ले और फिर हम इसका ग्राफ खींचते हैं। हमने कल आपको ग्राफ खींचने की विधि मैंने बताया था। आज हम देखिए ये दो सारणी हम लोग इससे बने दो समीकरणों से प्राप्त हम लोगों ने किया है। आइए फिर एक बार हम लोग ग्राफ पर इसको दिखाते हैं, फिर इसका हल ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, तो कोई ये दो लाइनें ऐसे ले लेते हैं, ये x डैश बोला जाता है और इसको y डैश बोला जाता है। ये इसका निर्देशांक 0 0 होता है, मूल बिंदु। अब हमें सारणी में दिए गए सभी मानों को इसमें दिखाना है। तो पहले इसका मापक ले लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे कुछ खाने बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ माइनस में भी ले लेते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और मापक हम लोग लिख देते हैं कि माना यहाँ पर तो हम लोग इसमें कोई खास कुछ मानना नहीं है, क्योंकि हम लोग इकाई स्थान वाला ही लिए हैं। एक एक को हम लोग एक एक अंक से दर्शा सकते हैं, तो इससे भी इसका मापक क्लियर हो जाता है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें चौकोर वर्गाकार खाने दिए होते हैं, तो उसमें मानने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आपको छोटा खाना लेना है कि बड़ा खाना लेना है कि डबल खाना लेना है, उसके अनुसार अपना मापक आप ले सकते हैं। यहाँ पर तो डायरेक्टली हम लोग ये छोटे छोटे खाने बना रखे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे में माइनस की संख्याएं देंगे, ये माइनस की संख्याएं होती हैं। और इधर भी ये -1 -2 -3 -4 ऐसे हम लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। अब इसी को ध्यान करते हुए हम लोग अब इसको इस पे दिखाएंगे। तो पहला हमारा मान है 10 पर 0, तो एक अक्ष पर हमें 10 चलना है यहाँ, और 0 के लिए हम यहीं पर रह जाएंगे। फिर 3 पर 5 जाना है, तो 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, और दोनों का जो कटान है उसको हम लोग बिंदु देंगे। यह 3 5 बिंदु है और यह बिंदु 0 10 0 है, यह बिंदु 10 0 है। अगला है -4 पर 10 लेना है, तो -4 अर्थात हमारा यहाँ पर आएगा, और 10 का अर्थ है कि हमें ऊपर इसके सामने तक जाना है, ऐसे ये बिंदु रहेगा। अब आप देखेंगे तो यह तीनों बिंदु स्ट्रेट लाइन में आ गया है। तो इसको हम लोग इंच के सहारे मिला सकते हैं। तो इंच के सहारे हम लोग इन तीनों जो एक सीध में बिंदु आ गए हैं फर्स्ट के लिए, तब हम इसको एक सीध में ऐसे मिला देंगे। ऐसे हम लोग इसको मिला देंगे और ये बिंदु जब मिल जाएगा तो ये फर्स्ट हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा।
समीकरण फर्स्ट के लिए ग्राफ हमारा तैयार हो गया। अब सेकेंड के लिए देखते हैं। फर्स्ट में -2 पर 12 लेना है, तो -2 हम लोगों का यहाँ पर है x अक्ष पर, -2 x अक्ष पर लेना है और 12 हमें y अक्ष पर लेना है। तो ऊपर में जाएगा, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये y अक्ष है, यहाँ 10 था, यहाँ पर 11, ये 12, इसके सामने तक -2 को लेके जाना है, अर्थात यहाँ पर आएगा लगभग, इसके सामने यहाँ पर आएगा। दूसरा है 3, 5, तो 3, 5 बिंदु तो हम लोगों को पहले से ही ये पता है कि ये वाला बिंदु है। और 0 पर 9.2 लेना है, तो 0 तो ये है, इस पर 9.2 लेना है, तो 9 यहाँ पर है, अब 0.2 के लिए थोड़ा 2 पॉइंट आगे बढ़ जाएंगे। फिर अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यह भी एक सीध में आ चुका है, तो इसको भी हम लोग इंच के सहारे सीधी रेखा में मिला देंगे। ये सीधी रेखा में हम लोग मिला देंगे। तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है कि इसका हल लिखना है, इसका हल लिखना है। तो हल कैसे लिखेंगे, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो फर्स्ट तरीका ये है कि हम लोग सारणी को ध्यान से देखते हैं। इस सारणी में हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 और 5 और यहाँ पर भी 3 और 5 दोनों उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसमें भी 3 और 5 आया हुआ है और इसमें भी 3 और 5 आया हुआ है। इसका अर्थ ये निकलता है कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है, यानी x बराबर हम 3 लिख सकते हैं और y बराबर 5 लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये है कि ग्राफ को हम देखेंगे कि किस बिंदु पर इसका कटान बना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 3 और 5 पर कटान बना है, तो जो पहला निर्देशांक होता है उसको x कहते हैं, दूसरे निर्देशांक को हम y कहते हैं। तो इसके अनुसार भी हम लोग यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर 5 ले सकते हैं। तो ये हमारा हल यहाँ प्राप्त हो गया। अब हम अपने प्रश्न के अनुसार, जो हमारा प्रश्न था उस प्रश्न के अनुसार अपने उत्तर को लिख देंगे। इसमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य लिखना था, तो यहाँ पर लिख देंगे अब कि अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपया। तो इस तरह से हम लोग ग्राफीय विधि का प्रयोग करके सवालों को हल कर सकते हैं। 2 चर वाले रैखिक युगपद समीकरणों, जो समीकरण युग्म होते हैं, इनका हल हम लोग ग्राफीय विधि के माध्यम से इस तरह से बना सकते हैं। तो इसको आप बना लें। आइए देखते हैं अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। तो उसमें कुछ इस समीकरणों की जांच के लिए कुछ सूत्र हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत पहले समझाया था और आज मैं आपको फिर से एक बार उसके बारे में बता देता हूं, ताकि आप उसको कोशिश करके बना पाएं। दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको बनाने का आप लोग प्रयास करिएगा। यदि समझ नहीं आएगा तो हम अगले दिन फिर से इसको बनाएंगे। लेकिन आइए हम उन तीनों सूत्रों को, 3 सूत्र हैं इनके, तीनों सूत्रों को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। इसको हम लोग समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कहते हैं। यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो वह किस किस तरह का आता है, इसका पता लगाने के लिए
हम लोग कुछ सूत्र का प्रयोग यहाँ करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना है, A1 बाटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बाटा C2। इस तरह की स्थिति जब आती है तो हम इसमें 3 बातें ध्यान करते हैं। फर्स्ट, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका ग्राफ जो हम खींचेंगे वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। दूसरा ये कि इसका हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा। और तीसरा कि यह संगत हल होगा। तो 3 बातें आपको याद रखनी है कि A1 बाटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बाटा C2 आता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, अद्वितीय हल होगा और संगत मान होंगे। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड को समझते हैं। सेकेंड हम समझते हैं A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बाटा C2। इस तरह का रहता है तो यह समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। इसका हल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और तीसरा क्या होगा? तो इसका हल असंगत होगा। इसका हल कैसा होगा? असंगत होगा। तीसरा हल देखें, तीसरा सूत्र आप देखें कि A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 बराबर C1 बाटा C2। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो जब तीनों आपस में बराबर होंगे तो इसमें अंततः अनेक हल होंगे, अंततः अनेक हल होंगे, अंततः अनेक हल होंगे। और दूसरा क्या होगा? तो दूसरा में हम ये लिखेंगे कि इसका हल, इसका जो ग्राफ होगा वह संपाती रेखाएं होगी। इसका जो ग्राफ होगा संपाती रेखाएं होगी। और इसको हम लोग संगत हल भी कहते हैं, इसको भी हम संगत हल कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के सूत्र हैं और तीनों ग्राफ से संबंधित हैं, उनके प्रकृति से संबंधित है कि उसका हल कितना होगा और संगत होगा कि असंगत होगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको 1-2 उदाहरण देकर के इसको समझा देता हूँ। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसका हम लोग कैसे, जैसे मान लीजिए, जैसे आप यहाँ देखें कि 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। मान लो आप ये 2 समीकरण आपको दिए गए हैं और ये पता लगाना है कि इसका हल किस प्रकार का होगा। तो ये पता लगाने के लिए हम इसे मिटा देते हैं। ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये ध्यान रखिएगा कि x का जो गुणांक होता है ये A1 होता है और ये A2 होता है। y का जो गुणांक होता है यह B1 होता है, ये B2 होता है। ये अचर पद C1 होता है और C2 होता है। तो इस मान को इसी सूत्र पर बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे? तो देखें आप, x के गुणांकों को बटा कर देते हैं, यानी 2/3, 2/3 बराबर, यहाँ पर लिखते हैं 3, ये है -2, ये है 8 और ये है 9। अब ये पता लगाते हैं क्या यह इसके साथ बराबर है? यहाँ 2/3 है, यहाँ पर 3/2 है और माइनस में है, तो ये बराबर नहीं है। क्या यह इसके साथ बराबर है? यहाँ 3/2 है, ये 8/9 है, कट भी नहीं सकता। इसको हम इससे कटाना चाहें तो नहीं कट सकता। इसलिए हम ये देखते हैं कि ये और ये आपस में दोनों बराबर नहीं है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर सूत्र A1 बाटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बाटा C2 का प्रयोग हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो समीकरण होगा यह इस तरह का होगा। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। तो इसी तरह से बाकी के भी क्वेश्चनों को आप बना सकते हो। जैसे आप एक उदाहरण इसका आप ले लें
कि 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। कहीं लिखा है कि 4x, दूसरा जो समीकरण है वो लिखा हुआ है कि 4x प्लस 6y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसका हमें पता लगाना है कैसा हल है। तो हम x के गुणांकों को 2/4 बटा में करेंगे, y के गुणांकों को भी बटा में करेंगे और अचर पद को भी बटा में करेंगे। अब इसको देखते हैं, ये कट जा रहा है, ये ऐसे कट जा रहा है, सब 2 बार में कट रहे हैं, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ पर सूत्र जो लगेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो हम इस सूत्र के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि इस सवाल का जो प्रकृति है इस तरह की है, इस सवाल की जो प्रकृति है इस तरह की है, मतलब इसके अंततः अनेक हल होंगे और ये संपाती होंगे और ये संगत। जो इसका ग्राफ बनाएंगे वह संपाती होगा, कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा और इसका अंततः अनेक हल होगा और इस मान को हम, इस समीकरण को संगत समीकरण भी कहते हैं। तो इस तरह से आप इसके जितने भी विभिन्न तरह के सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो आप इसको बना सकते हैं। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हम आगे अगले दिन देखेंगे। थैंक यू। इसको अच्छा से बना लीजिए।